कोमल बाबू, कविता से मन को बहलाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती है, जानबूझकर ऑपरेशन क्यों नहीं कराते? अगर आपको मधु फिर मिल जाए तो क्या आप उसे माफ कर सकेंगे? आशा पारेख, हिंदी सिनेमा के क्लासिक एरा का वो नाम जिसकी खूबसूरती और अदायगी पर लोगों ने जी भर कर मोहब्बत लुटाई। आशा पारेख वो नाम है जिसे सुनते ही हिंदी सिनेमा के बेहतरीन और खूबसूरत अदाकाराओं में से एक की छवि उभरती है। उन्होंने अपनी मासूमियत और बेजोड़ अभिनय से सिनेमा जगत में एक खास पहचान बनाई। चाहे वो फिल्मी करियर हो, लव लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, आशा पारेख की कहानी इंस्पिरेशन से भरी हुई है। इस वीडियो में हम उनकी जिंदगी के सभी अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। तारीख 2 अक्टूबर साल 1942। यही वो दिन था जब आशा पारेख का जन्म गुजरात के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता हिंदू थे और उनकी मां मुस्लिम, इसलिए उन्होंने दोनों धर्मों की संस्कृतियों को करीब से देखा भी और समझा भी। उनका बचपन बहुत ही साधारण रहा, लेकिन उनका झुकाव शुरू से ही आर्ट और डांस की तरफ था। उनकी मां ने उन्हें छोटी उम्र में ही क्लासिकल डांस सीखने के लिए भेजा, जो बाद में उनके फिल्मी करियर का आधार भी बना। सिर्फ 10 साल की छोटी उम्र में ही आशा पारेख ने फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने साल 1952 में फिल्म मां में काम किया था। हालांकि उन्हें शुरुआती दिनों में बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी डांसिंग स्किल्स को और भी निखारा। उनकी पहली मुख्य भूमिका 1959 में आई फिल्म दिल दे के देखो से थी, जिसमें वो उस दौर के सुपरस्टार शम्मी कपूर के साथ नजर आई। ये फिल्म हिट रही और आशा पारेख रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद तो जैसे उन्होंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। तीसरी मंजिल, कारवां, कटी पतंग, लव इन टोक्यो जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अदाकाराओं में शामिल कर दिया। आशा पारेख का खास गुण ये था कि वो न केवल एक बेहतरीन अदाकारा थी, बल्कि उनकी डांसिंग स्किल्स भी लाजवाब थी। उन्होंने अपनी फिल्मों में कई यादगार डांस नंबर किए, जिन्हें आज भी लोग पसंद करते हैं। उनकी मासूमियत और माइल्डनेस ने उन्हें हर उम्र की ऑडियंस का चहीता बना दिया। बात करें अगर आशा पारेख की लव स्टोरी, लव लाइफ की, तो वो हमेशा से ही चर्चा का विषय रही। उनकी जिंदगी में प्यार जरूर आया, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनके और डायरेक्टर नासिर हुसैन के बीच गहरे संबंधों की चर्चा रही, लेकिन ये रिश्ता कभी शादी तक नहीं पहुंच पाया। नासिर हुसैन पहले से शादीशुदा थे और शायद इसलिए आशा पारेख ने कभी शादी नहीं करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र भी किया कि वो नासिर हुसैन से प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने उनके पारिवारिक जीवन में कभी दखल नहीं दिया। खैर, शादी ना करने का फैसला आशा पारेख का अपना पर्सनल था और उन्होंने इसे बहुत रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ निभाया। उनका कहना है कि वो अकेले जरूर है, लेकिन उन्होंने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताती हैं और खुद को हमेशा व्यस्त रखती हैं। फिल्मों से रिटायर होने के बाद आशा पारेख ने समाज सेवा की दिशा में कदम बढ़ाया। वो एक हॉस्पिटल भी चलाती हैं, जहां गरीबों और ज़रूरतमंद का मुफ्त इलाज होता है। इसके अलावा आशा पारेख ने फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड यानी CBFC की चेयरपर्सन के तौर पर भी काम किया। वो पहली महिला थी जिन्हें इस पोजीशन पर अपॉइंट किया गया था। ये भी उन्होंने अपने टेन्योर को पूरी ईमानदारी और कमिटमेंट के साथ निभाया। आपको बता दें कि 60 और 70 के दशक में ऐसी कई हीरोइनें रहीं जो बॉलीवुड में राज कर रही थी, लेकिन आशा पारेख की चमक ही अलग थी। वो उस दौर की सबसे पॉपुलर और ज़्यादा कमाई करने वाली हीरोइनों में शुमार रहीं। आशा पारेख को हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और साल 2020 में आशा पारेख को दादा साहब अवार्ड से भी ऑनर किया गया। अपने 47 साल के करियर में आशा पारेख ने एक्टिंग के अलावा कई टीवी सीरियल डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किए। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी वक्त आया जब आशा पारेख के कुछ फैसले उन्हीं के खिलाफ हो गए और उन्हें लोगों ने हिटलर कहना शुरू कर दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था? वो कौन से फैसले थे जिन्होंने बॉलीवुड में भी बवाल मचा दिया था? चलिए जानते हैं। कई हिट फिल्में देकर हिट गर्ल के नाम से मशहूर हुई आशा पारेख की जिंदगी में बवाल का दौर तब शुरू हुआ जब उन्होंने सेंसर बोर्ड अध्यक्ष के रूप में कमान संभाली। बाद में उन्हें सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी चुना गया। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष रहने के दौरान आशा पारेख ने कुछ ऐसे फैसले किए जिनके चलते उन्हें क्रिटिसिज्म का शिकार होना पड़ा। दरअसल आशा पारेख ने ये फैसले फायर, जख्म और एलिजाबेथ जैसी फिल्मों को लेकर किए थे। इस वजह से आशा पारेख को हिटलर और तानाशाह तक कहा जाने लगा।
इस बारे में आशा पारेख ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द हिट गर्ल में भी खुलासा किया। आशा पारेख ने किताब में सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर अपना अनुभव साझा किया। आशा पारेख को सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष बने कुछ ही समय बीता था कि दीपा मेहता फिल्म फायर ने हर तरफ सनसनी मचा दी। देवरानी जेठानी के बीच रिश्ते और लेस्बियन रिलेशनशिप दिखाने वाली ये फिल्म 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को विदेशों में और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में खूब प्यार मिला था, लेकिन जब इस फिल्म को भारत में रिलीज करने की बात आई तो विवाद हो गया। इस बारे में आशा पारेख ने अपनी किताब में बताया। उन्होंने कहा था कि मैं सेंसरशिप कमेटी के साथ इस बात से सहमत थी कि फिल्म में दो महिलाओं के बीच के प्यार को बड़ी ही शालीनता और खूबसूरती के साथ दिखाया गया था। किसी ने भी इस फिल्म को सेंसर से क्लियर करवाने के लिए कोई सिफारिश नहीं लगाई थी। फिल्म में कुछ ऐसा था ही नहीं, इसलिए ना तो इस फिल्म पर बैन लगाने की कोई वजह थी और ना ही शबाना आजमी और नंदिता दास के किसिंग सीन पर कैची चलाने की। आशा पारेख ने फायर के रिलीज को हरी झंडी दे दी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों में हंगामा मच गया। शिवसेना के बाल ठाकरे ने फिल्म को रिलीज होने से इनकार कर दिया। खूब बवाल मचा। गेटी गैलेक्सी और इरोज सिनेमाज में जहां फायर फिल्म लगी थी, वहां खूब विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद 1998 में फिल्म जख्म पर खूब बवाल मचा। फिल्म को लेकर आशा पारेख का महेश भट्ट और मुकेश भट्ट से मनमुटाव हो गया। आशा पारेख ने किताब में लिखा है कि सेंसर बोर्ड का मानना था कि फिल्म को रिलीज किए जाने से पहले पुलिस विभाग के सीनियर अफसरों को दिखाया जाए, क्योंकि इसमें जो दंगे भड़काने वाले लोगों को जिस तरह से चित्रित किया गया था उस पर बवाल मच सकता था। लेकिन मुकेश भट्ट ने इनकार कर दिया और कहा कि वो इस मामले को तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी तक लेकर जाएंगे। आशा पारेख ने बताया कि उन्हें महेश भट्ट ने जो उन्हें लेकर गाली गलौज वाले नारे लगाए थे, उनसे वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई थी। आशा पारेख के मुताबिक वो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। हालांकि उस पर्सनल अटैक ने उन्हें और मजबूत बना दिया, लेकिन इससे भी बुरा तब हुआ जब शेखर कपूर की फिल्म एलिजाबेथ पर हंगामा मचा। सेंसर बोर्ड ने इसे ए सर्टिफिकेट दिया था, लेकिन शेखर चाहते थे कि यू सर्टिफिकेट मिले। इस बारे में आशा पारेख ने द हिट गर्ल में लिखा है कि गुस्साए शेखर कपूर ने मीडिया का सपोर्ट लिया और सेंसर बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मेरे खिलाफ आर्टिकल्स लिखे गए जिनमें मुझे तानाशाह और हिटलर बताया गया। आशा पारेख को सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष बनने के बाद भले ही खूब आलोचना झेलनी पड़ी और गालियां भी सुननी पड़ी, लेकिन आशा पारेख सेंसरशिप को आज भी जरूरी मानती हैं। खैर, आशा पारेख ने शादी नहीं की। वो शादी न कर पाने की वजह बताते हुए कहती हैं कि कौन से माँ बाप हैं जो अपने बच्चे की शादी नहीं करना चाहते। माँ ने मेरी शादी भी करनी चाहिए थी, कई रिश्ते भी देखे थे, बातचीत भी की, लेकिन कोई बात नहीं बनी। शायद शादी विवाह किस्मत की बात होती है और मेरी किस्मत में शादी नहीं लिखी थी, इसलिए नहीं हुई। किस्मत के आगे कुछ भी नहीं हो सकता। आशा पारेख ने एक बार एक बच्चे को गोद लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो बात भी नहीं बनी। वो बताती है कि एक बार एक बच्चे को गोद लेने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन कुछ वजहों के चलते उनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हुआ। हालांकि इसका भी उन्हें कोई मलाल नहीं है, क्योंकि वो कहती हैं कि जब आज के बच्चों को वो देखती हैं, वो अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते, तो वो सोचती हैं कि अच्छा ही हुआ कि उन्होंने दोबारा किसी बच्चे को गोद लेने की बात नहीं सोची। बहरहाल, आशा पारेख जी के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, जो कि हम सिर्फ एक वीडियो के जरिए बिल्कुल नहीं बता सकते। आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि उनकी जिंदगी से जुड़े और भी कई किस्से आपको बताते रहेंगे। हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में अपने एक अमूल्य योगदान के लिए हम यानी कि आपकी खबर आशा पारेख को अपना सल्यूट पेश करते हैं। मिलते हैं फिर और एक ऐसे ही दिलचस्प स्टोरी के साथ। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।